नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनदेखा और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी वो भी मेरे साथ। आप लोगों ने थंबनेल देखकर तो ये समझ ही लिया होगा कि आज की हमारी ये वीडियो कोलकाता में हुए एक निर्मम और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना पर आधारित है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको उसी सच्ची घटना से प्रेरित कहानी सुनाने वाला हूं जिसे मैंने खुद से बनाया है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय बताइए। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। एक महिला डॉक्टर थी जिसकी उम्र 25 साल थी। वह एक अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करती थी। उस महिला डॉक्टर का नाम आशा था। उसे इस अस्पताल में काम करते हुए 2 महीने हो गए थे। उस अस्पताल में एक डॉक्टर, 2 वार्ड बॉयज और 2 वॉचमैन भी थे जो इस अस्पताल में काम करते थे। आशा के आए हुए अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, इसीलिए वह किसी से भी मिलजुल कर नहीं रहती थी। इस अस्पताल के डॉक्टर, 2 वार्ड बॉयज और 2 वॉचमैन की डॉक्टर आशा पर बुरी नजर थी, लेकिन बेचारी मासूम आशा को यह बात नहीं पता थी। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन आशा के सीनियर डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम्हें आज नाइट ड्यूटी करना होगा। लेकिन डॉक्टर आशा को नहीं पता था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। वह नाइट ड्यूटी के लिए मान जाती है और फिर अपना काम अच्छे से करने लगती है। उस रात अस्पताल में बस आशा और वो पांचों थे। कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, लेकिन रात के ठीक 11 बजे उन पांचों ने डॉक्टर आशा को अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उन्होंने डॉक्टर आशा के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। डॉक्टर आशा ने अपने बचाव के लिए उन सभी को अपने से दूर करने की कोशिश की। उन्होंने अपने बचाव के लिए उनसे लड़ने की कोशिश की। वह चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन तभी वॉचमैन ने डॉक्टर आशा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद आशा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर उस सीनियर डॉक्टर ने आशा के मुंह को कपड़े से बांध दिया और फिर उन पांचों दरिंदों ने एक साथ मिलकर रात के 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक आशा के साथ दरिंदगी की और फिर अंत में उसे जान से मार डाला। आशा को मारने के बाद उन पांचों ने मिलकर उसकी लाश को अपनी कार में ले जाकर सभी के नजरों से छुपते हुए शहर से बाहर एक नदी में फेंक दिया। आशा की लाश को नदी में फेंकने के बाद वे पांचों ये सोचकर जोर जोर से हंसने लगे कि अब तो किसी को भी उनके इस गुनाह की खबर नहीं होगी। लेकिन वो कहते हैं ना, लाख कोशिशों के बाद भी पाप छुपाए नहीं छुपता। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ आगे चलकर। अगले दिन जब आशा बहुत देर तक अपने घर नहीं आई, तो उसके घर वालों ने उसका फोन कई बार ट्राई किया, लेकिन उसके कॉल न उठाने पर उसके माता पिता ने अस्पताल में जाकर पूछताछ करने का सोचा। आशा के माता पिता अस्पताल पहुंचे और उन्होंने आशा के सीनियर डॉक्टर से उसके बारे में पूछा, तो उसने कहा कि वो तो रात में ही अस्पताल से अपनी ड्यूटी पूरी करके चली गई थी। सीनियर डॉक्टर की इस बात पर उसके माता पिता ने चौंकते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? उसने तो हमें रात में कॉल करके बताया था कि उसकी कल नाइट ड्यूटी थी। इस पर डॉक्टर कहता है, उसने आपसे झूठ बोला है, कल उसकी कोई नाइट ड्यूटी नहीं थी। लगता है आपकी बेटी आप लोगों से झूठ बोलकर किसी के साथ भाग गई है। इस पर आशा के माता पिता गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, हमारी बेटी ऐसी नहीं है, वह नादान नहीं है। हमारी बेटी तो बहुत शरीफ है। आप हमारी बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? लगता है आप सभी ने ही मिलकर कुछ गलत किया है। हम आपके और आपके इस अस्पताल के खिलाफ केस करेंगे। इतना कहकर आशा के माता पिता पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहते हैं। फिर आशा के माता पिता और पुलिस वाले पुलिस जीप में बैठकर अस्पताल के लिए निकल पड़े। कुछ देर में वे सभी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने अस्पताल में घुसकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां के स्टाफ से पूछा तो उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाया। सीनियर डॉक्टर के आते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, इस अस्पताल की जो लेडी डॉक्टर आशा है वो कहाँ है? इन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। डॉक्टर पुलिस इंस्पेक्टर की बात का जवाब देते हुए कहता है, सर, मुझे नहीं पता कि आशा किधर है। मैं बस इतना जानता हूं कि कल आशा की कोई नाइट ड्यूटी नहीं थी। वह यहां से रात के 9 बजे ही निकल गई थी। डॉक्टर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर आशा के माता पिता चिल्लाते हुए बोले, आप लोग झूठ बोल रहे हैं सर। कल रात को हमारी बेटी आशा ने हमें कॉल करके बताया था कि कल उसकी नाइट ड्यूटी थी। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर कहते हैं, मुझे अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखनी है।
इस पर डॉक्टर कहता है, अस्पताल के सारे सीसीटीवी कैमरे तो 7 दिनों से खराब हैं। उसकी इस बात पर इंस्पेक्टर गुस्से में कहते हैं, इतनी बड़ी लापरवाही, आप लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? इस पर डॉक्टर उन्हें सॉरी कहता है। फिर इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं, कल रात अस्पताल में कौन कौन था? तब डॉक्टर कहता है, सर, मैं, सुरेश नारंग, ये 2 जो हमारे अस्पताल के वॉचमैन हैं, और अजीत, अरुण, ये दोनों जो हमारे अस्पताल के वार्ड बॉयज हैं। कल रात अस्पताल में हम ही 5 थे। पुलिस वालों ने पूरे अस्पताल में छानबीन की, लेकिन उन्हें कहीं कोई सबूत नहीं मिला। तब उस इंस्पेक्टर ने डॉक्टर आशा के माता पिता से कहा, हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप लोग अपने घर जाइए। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है, हम आपको तुरंत खबर करेंगे। अब आप लोग घर जाइए, और अगर आपको भी कुछ पता चले तो हमें तुरंत बताइएगा, ठीक है? फिर आशा के माता पिता कहते हैं, जी हाँ सर, अगर हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको जरूर बता देंगे सर। फिर वो इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं, और डॉक्टर आशा के माता पिता भी अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक तो आपने देख लिया कि कैसे इन लोगों ने पुलिस को चकमा दे दिया। वो लोग कानून से तो बच गए, लेकिन अब नियति से कैसे बचेंगे? वो वापस आ चुकी है अपना बदला उन पापियों से लेने। 7 दिन बाद एक रात जब अरुण सोया हुआ था, तब उसे अचानक से सपने में आशा दिखाई देती है। सपने में आशा के दिखते ही वह चौंक कर उठ जाता है, और अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए पानी पीने का सोचकर वो अपने बिस्तर के पास वाली मेज पर हाथ फेरता है, लेकिन वहां पर उसे पानी का जग नहीं मिलता, जिस कारण वह पानी पीने के लिए किचन में जाता है। किचन में पानी पीने के बाद वह जब सोने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ता है, तभी अचानक उसे उसके छत से कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। वह सोचता है कि घर में तो उसके अलावा कोई और नहीं है। फिर ये आवाज कैसी, यही देखने के लिए वह छत पर जाता है। छत पर जाने के बाद उसे वहां एक महिला दिखाई देती है। उसकी केवल पीठ, यानी कि उसे उसके पीछे का हिस्सा दिख रहा था। उस अनजान औरत को अपने घर की छत पर देखकर वह थोड़ा घबरा जाता है। वह कुछ पल वहीं खड़े होकर सोचने लगता है कि इतनी रात गए, मेरे छत पर कौन महिला आकर खड़ी है? अभी तो रात के 2 बज चुके हैं। अरुण ने हिम्मत करते हुए उस महिला के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? मेरे छत पर क्या कर रही हो? अरुण के इतना कहते ही वह औरत अचानक से पलटी। उसके पलटते ही अरुण ने देखा कि यह लड़की तो आशा है। वह अपने मन में ही सोचने लगा कि यह आशा जिंदा कैसे है? हमने तो इसका रेप करके, इसका गला दबाकर, इसको मारकर नदी में फेंक दिया था। अरुण ने आशा से पूछा, तुम जिंदा कैसे बच गई? फिर आशा ने जवाब दिया, तुम लोगों ने मेरे साथ दरिंदगी की थी ना, उसी का बदला लेने के लिए मैं जिंदा हूं। कमीने अरुण, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कमीने, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। आशा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर अरुण डर के मारे कांपने लगा। अपनी कांपती हाथों को जोड़कर वह आशा से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है और कहता है, आशा प्लीज, तुम मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। उसकी बातों को सुनकर आशा ने गुस्से से जवाब देते हुए कहा, छोड़ दूं? कमीने, तुझे छोड़ दूं? याद कर वो दिन जब मैंने भी अपनी जिंदगी के लिए तुम 5 से कितनी भीख मांगी थी, लेकिन क्या तब तुम लोगों ने मेरे ऊपर रहम किया? नहीं ना? तो अब मैं भी तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको एक एक करके तड़पा तड़पा के मारूंगी, और इसकी शुरुआत तुझसे होगी। इतना कहने के बाद आशा अरुण को हवा में उड़ाने लगी। इसके साथ ही वो उसका सिर दीवार में जोर जोर से पटकने लगी, जिससे अरुण के सिर से काफी खून निकलने लगा। उसका सिर बहुत ही बुरी तरह से छोटिल हो चुका था। फिर आशा ने उसका एक हाथ तोड़ दिया और साथ ही उसका पैर भी तोड़ दिया। उसके बाद उसकी एक टांग पकड़कर उसे उसके ही घर की सीढ़ियों पर घसीटने लगी, जिससे अरुण का सिर पीछे से भी पूरी तरह से फट चुका था। वह अपनी मौत को अपनी आंखों से देख रहा था। फिर आशा उसे घसीटते हुए किचन में लेकर चली गई। उसके बाद उसने उसके पेट पर चाकू से कई बार वार किए और फिर उसे छत पर ले जाकर छत से गिरा दिया। छत से नीचे जमीन पर गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। उसकी बेजान लाश को देखकर आशा को बहुत खुशी मिलती है और वह जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद उसकी आत्मा वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह अरुण के पड़ोस के लोगों ने उसकी लाश देखी। उसकी लाश को देखकर वे आपस में बात करने लगे कि आखिर अरुण की ऐसी हालत कैसे हुई, किसने ली अरुण की जान। उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस को कॉल किया। कॉल करने के थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है और फिर अरुण की लाश के आसपास से सभी लोगों को हटाती है। लोगों को हटाने के बाद अरुण की लाश जहां पर थी
वहां आसपास पुलिस के लोग छानबीन करना शुरू कर देते हैं। कुछ पुलिस वाले अरुण की लाश को उलट पलट कर देखने लगे। उसके बाद उन्होंने अरुण की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहां पर मौजूद सारे लोगों से पुलिस पूछताछ करने लगी। लोगों से पूछताछ करने पर तो पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए अब पुलिस ने अरुण के पूरे घर की जांच करना शुरू कर दिया। घर की जांच करने में उन्हें पता चला कि उसे छत की सीढ़ियों से घसीटते हुए किचन में ले जाया गया था और फिर उसके पेट पर चाकू से भी कई बार हमला किया गया था। उसके घर के अंदर चारों तरफ सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था। यह सब देखकर वे छत पर गए और वहां की दीवारों पर भी उन्हें खून के निशान मिले। ये सब देखकर अब पुलिस को पूरी घटना का अंदाजा हो गया कि कैसे अरुण और खूनी के बीच हाथापाई हुई थी। उन्हें अब साफ साफ समझ आने लग गया अरुण की चोटों के बारे में। यह सब चल ही रहा था कि तभी मीडिया वहां पहुंच गई और उस जगह की तस्वीरें खींचने लगी। प्रेस रिपोर्टर्स ने पुलिस से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि इसे कैसे और किसने मारा है। इस पर जवाब देते हुए इंस्पेक्टर ने कहा कि अरुण की मौत उसके ही घर के छत से गिरने की वजह से हुई है और रही बात उसे किसने मारा है तो वो अभी पता नहीं चला है। तफ्तीश अभी जारी है, जल्द ही हम लोग खूनी को भी ढूंढ लेंगे। इस सब के बाद पुलिस ने अरुण के घर को बंद कर दिया और वहां क्राइम सीन डू नॉट एंटर का बोर्ड लगाकर वहां से चले गए। पुलिस अरुण के खूनी को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा था। पुलिस की छानबीन तो जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल पाया जिससे वे खूनी तक पहुंच सके। खैर, ऐसे ही छानबीन काफी दिनों तक चलती रही, पर पुलिस को खूनी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिर इस घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस ने उस केस को यह कहकर बंद कर दिया कि अरुण ने खुदकुशी की है। आखिर उस अरुण का इस दुनिया में कोई था भी नहीं, तो पुलिस ने इस केस को उतना सीरियस भी नहीं लिया। अरुण की मौत की खबर जब अजीत, सुरेश, नारंग और साथ ही उस डॉक्टर तक पहुंची तो उन सभी को बहुत दुख हुआ। अरुण की मौत के बाद कुछ दिन तक सब कुछ शांत हो गया जैसे पहले था, मगर इसके तीसरे दिन अजीत अपने घर में बैठकर आराम से टीवी देख रहा था। करीब रात के 10:30 बजे वह अपने कमरे में सोने चला गया। वह अपने कमरे में आराम से सो ही रहा था कि अचानक रात के ठीक 1 बजे उसके घर के किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। इतनी रात में ऐसी आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने सोचा कहीं घर में कोई चोर तो नहीं आ गया। यह सोचकर वो तुरंत ही उठा और दबे पांव एक छड़ी लेकर किचन की ओर बढ़ने लगा। किचन में जाने के बाद वह देखता है कि गिलास गिरा हुआ है। गिलास को उठाकर वह वापस उसे उसकी जगह पर रख देता है। उसके बाद उसने किचन में हर जगह देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखा। यह देखकर उसने सोचा कि शायद गिलास साइड में होने की वजह से गिर गया होगा। फिर उसने पानी पीने के लिए अपना फ्रिज खोला और पानी की बोतल निकालकर वह पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद जब वह किचन से बाहर आता है तो फिर से उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वह वापस किचन में जाता है तो देखता है कि पूरा बर्तन गिर चुका है। यह देखकर अजीत काफी घबरा जाता है। वह सोचता है कि अभी तुरंत ही तो वह किचन में आया था, तब तो बर्तन अपनी जगह पर ही थे। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से किचन के बेसिन का नल अपने आप चालू हो गया और उससे पानी गिरने लगा। उसने बेसिन का नल बंद किया और फिर सारे बर्तनों को उनकी जगह पर रखकर सोने जाने लगा। जैसे ही वह मुड़ा, वैसे ही उसके हॉल में रखी टीवी अचानक से अपने आप चालू हो गई। यह देखकर तो उसकी डर की कोई सीमा नहीं रही। उसने डरते डरते टीवी को बंद किया और फिर तेजी से अपने कमरे में जाने लगा। जैसे ही वह मुड़ा, फिर से टीवी चालू हो गया और अचानक से उसके ऊपर हमला होना शुरू हो गया। ना जाने कौन सी शक्ति थी जो दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन वह हॉल के सारे सामानों को फेंककर अजीत को चोटिल की जा रही थी। फिर थोड़ी देर के लिए सब शांत हो गया। तब अजीत ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसकी टांगों को खींचकर उसे किचन में ले गया और उसके ऊपर ताप तड़तोड़ बर्तन फेंक फेंक कर उसके ऊपर हमला करने लगा। अजीत बचने के लिए इधर उधर भागने लगा और भागते भागते वह एक सोफे के पीछे जाकर छिप गया। वह अपने आप को एक मेमने की तरह कमजोर महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह किसी जंगली शिकारी के जाल में फंस चुका है। थोड़ी देर बाद उस पर पेंटिंग से हमला होने लगा। कभी गमले से तो कभी दीवार पर लटकी हुई घड़ी से हमला किया गया। उसके सिर से खून निकलने लगा। फिर आशा उसके पैर पकड़कर उसे घसीटने लगी और उसे सीढ़ियों से ऊपर नीचे करने लगी। इसके बाद उसे उल्टा लटकाकर उस पर कई बार हमले किए। अजीत अपने साथ ऐसा होते देख बहुत चिल्लाने लगा। वह कहने लगा,
कौन हो तुम? मुझे क्यों मार रही हो? मेरे सामने आओ। तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? इसके बाद आशा उसे दिखाई पड़ने लगी। आशा को अपने सामने देखते ही अजीत के होश उड़ गए। वह कहने लगा, तुम तुम कैसे जिंदा हो? हमने तो तुम्हें मार डाला था ना। इस पर आशा कहती हैं, तुमने जिसे मारा था वो मेरा शरीर था, लेकिन जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो मेरी आत्मा है। यह बात सुनकर अजीत घबराकर आशा से अपनी जान की भीख मांगने लगा। वह कहने लगा, मुझे माफ कर दो आशा, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज। लेकिन आशा गुस्से से कहने लगी, तूने मुझे जान से मारा, तुम लोगों ने मेरे साथ दरिंदगी की, मैंने तुम्हारे एक साथी को तो मार डाला। उसकी यह बात सुनकर अजीत कहता है, क्या तुमने ही अरुण को मारा है? इस पर आशा हंसते हुए कहती है, हाँ, मैंने ही मारा है उस कमीने को, और अब मैं तुझे और तेरे सारे साथियों को भी जान से मार डालूंगी। यह सुनकर अजीत रोते हुए आशा से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन आशा उस पर कोई भी दया न दिखाते हुए किचन में जाती है और गैस सिलेंडर ऑन करने लगती है। उसे ऐसा करता देख अजीत बेबस होकर बोलने लगा, मत मारो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन आशा ने उसकी एक न सुनी और गैस ऑन करके उसमें आग लगा दी। गैस के फटने के कारण पूरे घर में आग लग गई, जिससे अजीत की एक दर्दनाक मौत हो गई। उसे मरता हुआ देखकर आशा बहुत खुश हो जाती है और जोर जोर से हंसने और ताली बजाने लगती है। इसके बाद आशा वहां से चली जाती है। सिलेंडर के फटने की वजह से हुए धमाके की जोरदार आवाज को सुनकर आस पड़ोस के लोग डर गए और तुरंत अजीत के घर की तरफ भागे। उसके घर के बाहर खड़े होकर सभी देखते हैं कि अजीत के घर में आग लग गई है। यह देख करके एक पड़ोसी ने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को और पुलिस को फोन कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद वहां फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस आ जाती है। सबसे पहले तो फायर ब्रिगेड वालों ने आग पर काबू पाया और फिर वो लोग अपना काम करके चले गए। उनके जाने के बाद पुलिस ने सभी को पीछे करते हुए लोगों से पूछा, ये घर किसका है? तब एक आदमी ने जवाब देते हुए कहा, सर, ये घर अजीत का है, वह एक अस्पताल में वार्ड बॉय है। फिर पुलिस उनसे पूछती है, ये घर में आग कैसे लगी और क्या इस अजीत की किसी से दुश्मनी थी या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या फिर किसी ने अजीत को जान से मारने की धमकी दी थी? लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि सर, हमें नहीं पता कि घर में आग कैसे लगी और अजीत की किसी से दुश्मनी नहीं थी और न ही उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था और ना ही किसी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। थोड़ी देर बाद वहां पर मीडिया भी पहुंच गई और मीडिया वाले वहां की सारी चीजों की तस्वीरें लेने लगे। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा, ये क्या हो रहा है? सर, हमारे शहर में अभी कुछ दिन पहले ही एक आदमी की उसके छत से गिरने की वजह से मौत हो गई थी और अब एक और ऐसा ही भयानक केस। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तब पुलिस इंस्पेक्टर उनसे कहते हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं पता लगाने की, लेकिन कोई सबूत ना मिलने के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे। चारों तरफ राख ही राख थी। फिर पुलिस वहां पर भी वही सेम क्राइम सीन, डू नॉट एंटर का बोर्ड लगा देती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद कुछ पुलिस वाले अजीत के अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर पुलिस वाले सबसे पूछताछ करते हैं। वहां पर कुछ देर पूछताछ करने के बाद भी जब उन्हें कुछ नहीं पता चलता तो वे वापस अजीत के घर आ जाते हैं और एक बार फिर उसके घर की छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद वहां से वे कुछ कुछ चीजें उठाते हैं। फिर अजीत की हड्डियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और वहां के सारे सामान को भी फोरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन पुलिस वालों को हत्या की ओर इशारा करता हुआ कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए उन्होंने इस केस को बंद कर दिया, यह कहकर कि गैस सिलेंडर लीक करने के कारण पूरे घर में आग लग गई, जिस कारण उस वार्ड बॉय अजीत की मौत हो गई। फिर 3 दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीनों लोगों से मेरा मतलब है वहीं सीनियर डॉक्टर और 2 वॉचमैन सुरेश और नारंग। वे सभी हैरान थे कि अरुण और अजीत की जान किसने ली। डॉक्टर ने कहा, लगता है कि कोई हमारा दुश्मन बन चुका है जो हम सभी को मारना चाहता है। इसलिए हम सभी को संभल कर और सतर्क रहना चाहिए। कोई भी लापरवाही मत करना तुम दोनों, वरना वो जो कोई भी है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। चौथे दिन की बात है। उन सभी दरिंदों के मन में खौफ जरूर था, इसलिए उन सब ने अपने अस्पताल के काम खत्म करने के बाद अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे। नारंग भी अपने घर में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी अचानक उसे उसके घर में कुछ हलचल महसूस होती है। यह सुनकर वह बाहर आता है और चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाता है,
लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसीलिए वह वापस अपने कमरे में चला जाता है, ये सोचकर कि यह उसके मन का वहम होगा। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे से निकलकर किचन में जाता है और अपना खाना बनाने लगता है। खाने में वह रोटी और चिकन बनाता है। जब वह रोटी बेलकर उसे तवे पर रखता है तो थोड़ी देर बाद अपने आप गैस की आंच तेज हो जाती है और चिकन की भी। यह देख नारंग ने तुरंत ही गैस की आंच कम कर दी। ये चीज उसके साथ 2 बार हुआ। जब रोटी और चिकन बन जाते हैं तब वह खाने के लिए बैठता है। वह आराम से खा रहा था, लेकिन जब वह दूसरी रोटी और चिकन खाने के लिए एक निवाला उठाता है तब अचानक कोई उसके हाथ से निवाला छीन लेता है। यह देखकर वह काफी डर जाता है, इसलिए वह डरते डरते पूछता है, कौन है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। वह फिर से खाने लगता है, लेकिन इस बार उसके सामने रखा चिकन एक बार में ही अचानक से गायब हो जाता है। वह डर के मारे चिल्लाने लगता है और वहां से भागते हुए वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और बिस्तर के नीचे छिप जाता है। वह इधर उधर देखने लगा। फिर अचानक उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। यह देखकर तो उसकी सांसें बहुत तेज हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं उसका दिल बाहर ना आ जाए, लेकिन वह एक भी आवाज नहीं करता। उसने अपने मुंह को अपने हाथों से बंद कर लिया ताकि उसके मुंह से कोई आवाज न निकले। लेकिन आशा को पता था कि नारंग कहाँ छिपा हुआ है। वह चुपचाप बिस्तर के ऊपर जाती है और उल्टा लटक कर नारंग को देखने लगती है। नारंग आशा को देखकर वहां से घबराते हुए भागने लगता है। वह अपने ही घर में इधर उधर भागने लगता है और किचन में जाकर छिप जाता है। तभी आशा चलते हुए किचन में आई और नारंग को बड़े ही गुस्से से देखने लगी। उसने उसे घसीटते हुए किचन से बाहर लाया और उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। उसके बाद उसने नारंग को थप्पड़ मारने शुरू कर दिया। फिर उसने नारंग का एक हाथ भी तोड़ दिया। आशा ने नारंग का पैर पकड़ लिया और उसे यहां वहां घसीटने लगी। उसने नारंग का सिर पकड़कर दीवार में जोर जोर से पटकना शुरू किया। उसका पूरा शरीर मोड़कर उसे पैर से उल्टा लटका दिया और उसके शरीर पर काफी सारे जख्म कर दिया। वह नाखून से खरोचने लगी और उसके सिर पर लोहे के रॉड से लगातार कई बार हमले किए, जिससे उसका सिर फट गया। इसके बाद नारंग बेबस हो गया। वह पागल हो गया और अपने ही घर में इधर उधर घूमने लगा। उसे ऐसा करते देख आशा बहुत खुश होती है और जोर जोर हंसते हुए बड़े ही आराम से उसके घर के सारे सामान को तोड़फोड़ देती है। उसके बाद आशा नारंग के शरीर के अंदर प्रवेश करती है और उसे उसके ही हाथों से उसका हाथ कटवा देती है। इसके बाद आशा उसके शरीर से निकल जाती है। उसने उसे इतना डराया कि वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। फिर वह पागल की तरह भागने लगा। सड़क पर वह बेतहाशा पागलों की तरह भागे जा रहा था। सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां मचल रही थीं, लेकिन वह डर के मारे बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। तभी एक तेज गति से आ रही कार से टकराकर वह मर जाता है। जिस गाड़ी से वह टकराकर मरा था, उस गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी रोकी और तब तक लोगों की भी भीड़ जमा हो चुकी थी। फिर लोगों ने पुलिस को तुरंत ही कॉल किया। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आती है और पुलिस वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगती है। पूछताछ के समय उस कार वाले ने बताया कि वह आदमी इस सड़क पर पागलों की तरह दौड़ रहा था और मैं अपनी कार को रोड पर चला रहा था कि तभी वह आदमी अचानक से मेरे कार के सामने आ गया, जिससे कि ये हादसा हो गया। टक्कर के कारण इसकी मौत हो गई। पुलिस वालों ने उसे देखा तो उन्हें याद आया कि जो आदमी सड़क पर मरा पड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि अस्पताल का वॉचमैन नारंग है। इंस्पेक्टर ने वहां खड़े लोगों से पूछा, आखिर ये नारंग सड़क पर क्यों दौड़े जा रहा था? आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा था, कुछ अजीब या फिर कुछ और? इंस्पेक्टर को जवाब देते हुए लोगों ने कहा, पता नहीं सर, ये नारंग सड़क पर ऐसे पागलों की तरह क्यों दौड़ रहा था। देखने में तो सर ये ठीक लगता है, लेकिन आज जब ये दौड़ रहा था तो इसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि ये किसी चीज या इंसान से काफी डरा हुआ था। लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों ने नारंग की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर पुलिस वहां से छानबीन करने के लिए नारंग के घर जाती है। उसके घर जाने के बाद वहां पर पुलिस को काफी कुछ देखने को मिला, जैसे कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। घर के सारे पर्दे बुरी तरह से फटे पड़े थे। ये सब देखकर सभी पुलिस वालों का कहना था कि लगता है नारंग का किसी के साथ यहां पर जबरदस्त लड़ाई हुई है और शायद उसी से बचने के लिए वह सड़क पर भाग रहा था। फिर कुछ हवलदार घर के किचन पर पहुंचे। किचन के अंदर जाते ही उन्होंने वहां जो देखा, उसके बाद तो उन्होंने अपने सर
यानी कि इंस्पेक्टर साहब को जोर से आवाज लगाई, सर सर, जल्दी आइए, देखिए यहाँ किचन में क्या क्या है। उनकी आवाज सुनकर इंस्पेक्टर साहब तुरंत किचन की तरफ भागे। किचन में जाते ही उन्होंने देखा कि किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा है और कांच के सभी बर्तनें टूटे हुए हैं, और इन सबसे भी ज्यादा किचन में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। यह देखकर सारे पुलिस वाले दंग रह गए। फिर उन्होंने सीढ़ियों की तरफ नजर दौड़ानी शुरू की। उन्हें सीढ़ियों पर भी खून और घसीटने के निशान मिले थे। यह सब देखकर सारे पुलिस वाले समझ गए कि नारंग के घर में कोई तो आया था, कोई नारंग से भी बहुत ताकतवर, जिसने उसे बहुत ही बुरी तरह मारा। फिर वे लोग सीढ़ियों से कमरे में गए। कमरे की भी हालत उसी तरह बहुत खराब थी जैसा कि नीचे हॉल और किचन का था। कमरे में खोजबीन करने के बाद वे लोग ऊपर छत में गए। छत में भी उन्हें कुछ खून की बूंदें मिली। पूरे घर की हालत देखकर सारे पुलिस वालों ने कहा कि खूनी जो कोई भी हैं, वह हैं बड़ा ही शातिर। उसने नारंग को पूरे घर में दौड़ा दौड़ा कर मारा, लेकिन कहीं एक जगह भी कोई निशान या सबूत नहीं छोड़ा। आखिर में घर को पूरी तरह से चेक करने के बाद पुलिस वालों ने घर से फॉरेंसिक लैब के लिए कुछ चीजें उठा लिए, इस उम्मीद से कि कहीं किसी चीज से उन्हें कोई सबूत हाथ लग जाए जिससे कि वे खूनी तक पहुंच सकें। फिर पुलिस वहां से चले जाते हैं। घर में खोजबीन करने के बाद पुलिस नारंग के अस्पताल जाती है जहां पर वह काम करता था। वहां पर पुलिस ने नारंग के बारे में काफी लोगों से पूछताछ की। पुलिस के मुंह से वॉचमैन नारंग की मौत की खबर सुनकर अस्पताल के सारे स्टाफ काफी हैरान और दुखी हो गए। उन सभी को नारंग के मरने का काफी अफसोस था। वहां पर भी पूछताछ करने पर पुलिस को यही पता चला कि नारंग की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। वह काफी सीधा और शरीफ इंसान था। हाँ, वो तो मुझे और आपको ही पता है कि वह कितना शरीफ था। खैर, पुलिस की छानबीन चलती रही। वहां से निकलने के बाद जीप में एक हवलदार इंस्पेक्टर साहब से कहता है कि सर, क्या आप सभी ने एक बात नोटिस की? सबसे पहले अरुण की मौत हुई, फिर अजीत की और फिर नारंग की, और वो तीनों एक ही अस्पताल में काम करते थे। अरुण की मौत के 3 दिन बाद अजीत की मौत हुई, फिर नारंग की मौत चौथे दिन हुई। सर, मुझे तो लगता है कि इन तीनों का खूनी एक ही है, और इन तीनों के बीच जरूर कुछ न कुछ बात है जो हमें नहीं पता है। इन तीनों का कोई दुश्मन जरूर है जो इन तीनों की जान ले चुका है, वरना आप ही सोचिए, खूनी ने इनके घर से कुछ नहीं चुराया, ना कुछ लूटा। और सबसे जरूरी बात कि उसने इन तीनों को बहुत ही भयानक मौत दी। मुझे तो लगता है कि खूनी से इनकी जरूर कोई ना कोई दुश्मनी रही होगी। सर, वे तीनों कितने अच्छे लोग थे, ईमानदारी से अपनी नौकरी करते थे, शांत और सादा जीवन बिता रहे थे वे तीनों। उस हवलदार की बात सुनकर सभी पुलिस वाले सोचने लगे। फिर सभी ने उसकी बात पर सहमति दिखाई और कहा कि आप सही कह रहे हैं। हमें भी लगता है कि उनके बीच की कोई बात जरूर है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इतना सब कुछ चल रहा था। जांच पड़ताल हो रही थी, खूनी की तलाश की जा रही थी, पर खूनी का कोई नामो निशान नहीं मिल पा रहा था। पुलिस के हाथों सिर्फ निराशा ही लग रही थी। फिर इसके ठीक 3 दिन बाद सुरेश की बारी आई। वह आज रात में अस्पताल के गेट के पास में बैठकर वॉचमैन की ड्यूटी कर रहा था कि तभी वहां पर डॉक्टर आशा अपना रूप बदलकर एक सुंदर सी लड़की बनकर सड़क के सामने एक चबूतरे पर बैठ जाती है। वह 21 से 25 साल की लड़की के रूप में थी। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे तो सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उस लड़की को वहां अकेले देखकर सुरेश को उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की सूझी। उसने सोचा, मौका अच्छा है, कोई नहीं है, इसलिए वह मौका देखकर धीरे धीरे चलकर उसके पास गया और कहा, चलती क्या? तभी डॉक्टर आशा, जो एक खूबसूरत लड़की का भेष ले रखी थी, वह अचानक से पलटी और मुस्कुराते हुए अपना चेहरा बदला। वह अब अपने असली रूप में आ चुकी थी, यानी कि आशा के रूप में। उसे अपने सामने देखकर सुरेश डर के मारे भागने लगा, लेकिन आशा ने उसे धक्का देकर अपने एक हाथ से ही उसके गले को पकड़कर उसे हवा में उठा दिया और उसका गला दबाकर उसे मारने लगी। सुरेश आशा से कहने लगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो आशा। लेकिन आशा ने उसकी जान लेते हुए कहा, तूने मुझे बख्शा था पापी, अब मैं तेरी जान लेकर रहूंगी। उस दिन जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ न हो, इसलिए तुम लोगों को मरना होगा, सालों कुत्तों। इतना कहते ही सुरेश ने अपना दम तोड़ दिया। उसके दम तोड़ते ही आशा ने उसे हवा से नीचे पटक दिया। इसके बाद आशा हवा में उड़ती हुई खूब जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हुए वो वहां से जैसे ही जाने वाली थी, तभी वहां पर 8-10 कुत्ते आ गए
और सुरेश की लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। कुत्तों को सुरेश की लाश खाते देख आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा है, इस दरिंदे की लाश के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर वह थोड़ी देर तक यह नज़ारा बड़े ही आराम से दूर से देखती रही। फिर कुछ देर बाद वह वहां से चली गई और जाते जाते अब वह कहती है, अब अंत में उस डॉक्टर की बारी है, उसे कुछ दिन बाद मारूंगी। इतना कहकर वह अदृश्य हो जाती है। फिर अगली सुबह कुछ लोग कंकाल को देखते हैं। वे आपस में बात करने लगते हैं, अरे भाई, ये कंकाल किसका है? कुछ देर आपस में बात करने के बाद वे लोग पुलिस को तुरंत कॉल करते हैं। थोड़ी देर बाद ही पुलिस वहां पर आ जाती है। फिर पुलिस वालों ने उस कंकाल को तुरंत ही फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया। सारे पुलिस वाले वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ में पुलिस को सिर्फ ये पता चला कि इस कंकाल को सबसे पहले 2 लोगों ने देखा था, जो सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे थे। फिर धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद हम सब ने पुलिस स्टेशन में कॉल करके आप लोगों को बुला लिया। फिर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और फॉरेंसिक लैब में जाकर पूछते हैं, सर, कुछ पता चला कि यह कंकाल किसका है और इसकी जान कैसे गई? तब फॉरेंसिक डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, यह कंकाल किसी आदमी का है, लेकिन इसकी मौत का कारण नहीं पता। पर इसके शरीर के जितने भी मांस थे, सारे मांस कुत्तों और कुछ कीड़ों ने खा लिए हैं, लेकिन इसका चेहरा नहीं बन सकता जिससे पता चल सके कि ये कौन है। इसलिए पुलिस वाले वहां से निराश होकर वापस अपने थाने पहुंच जाते हैं और अपनी तरफ से बहुत छानबीन करती है, पर पुलिस के हाथों कोई भी सबूत नहीं लगता। उस कंकाल वाले आदमी का उन्हें कुछ पता नहीं चलता, जिस कारण वे कुछ नहीं कर पाई। इसके ठीक 15 दिन बाद उस डॉक्टर की बारी आई। डॉक्टर अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर में बड़े ही आराम से सो रहा था। तभी आशा उस डॉक्टर के घर आती है और उसे गुस्से में कहती है, मुझे मारने के बाद देख डॉक्टर, कितने आराम से सो रहा है। सोना तो तुझे आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए है डॉक्टर। फिर आशा उस डॉक्टर के शरीर के अंदर प्रवेश करती है। अब उसका पूरा शरीर और दिमाग दोनों आशा के बस में थे, इसलिए वह डॉक्टर को नींद से उठाती है। इसके बाद वह उससे कार ड्राइव करवाती है और उसे उसी अस्पताल के छत पर ले जाती है। छत पर पहुंचते ही वह उसके शरीर से निकलकर उसके सामने प्रकट हो जाती है। उसे अपने सामने देखकर डॉक्टर पूरा घबरा गया और कहने लगा, मैं यहां कैसे आ गया? मैं तो अपने घर में सो रहा था। इस पर आशा ने कहा, यहां तेरी मौत तुझे लेकर आई है। आशा की यह बात सुनकर वह डर के मारे छत में इधर उधर भागने लगा, मगर आशा की आत्मा ने उस डॉक्टर को पकड़कर उसे खूब मारा। उसने उसे कई थप्पड़ लगाए, दीवार पर उसका सिर मारा, उसका सिर फोड़ दिया, दोनों हाथ तोड़ दिए और दोनों पैर भी तोड़ दिए। उसने उसे पूरा नोच खरोच दिया और उसके पूरे शरीर की हड्डियां भी तोड़ दी। डॉक्टर अब लाचारों की तरह जमीन पर पड़ा अपने आप को घसीट रहा था। वह कहता है, मुझे छोड़ दो आशा, मुझे माफ कर दो। आशा जवाब देते हुए कहती है, उस दिन तूने मुझे छोड़ा था, मैं तेरे सामने कितना गिड़गिड़ाई थी, कितनी मिन्नतें की थी तुम सबके सामने कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, लेकिन तुम लोगों ने मुझ पर बिल्कुल भी दया न की और मुझे मार डाला। मैंने कितने सारे सपने देखे थे अपने माता पिता के लिए। मैंने सोचा था कि अब मैं डॉक्टर बन गई हूं, अब मेरे पापा को काम नहीं करना होगा। उन्होंने मुझे कितनी मेहनत से पढ़ाया था मेरी पढ़ाई के खर्च के लिए। उन्होंने कितने दिनों तक अपना पेट काट काट कर एक एक पैसे बचाए थे। इतना कहकर आशा की आत्मा रोने लगती है। डॉक्टर उससे कहता है, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। यह सुनकर आशा गुस्से से आग बबूला हो गई। उसकी आंखें आग की तरह लाल हो गई। छोड़ दूं कमीने, वो भी तुझे, ताकि तू और किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करे। मैंने तेरे चारों साथियों को तो मारकर अपना बदला उनसे ले लिया, अब आखिर में तेरी बारी है। यह सुनकर डॉक्टर उससे कहता है, क्या तुमने ही अरुण, अजीत, नारंग और सुरेश को मारा है? इस पर आशा हंसते हुए कहती है, मैंने ही मारा है उन कुत्तों को। इतना कहकर उसने डॉक्टर को अस्पताल के छत यानी कि 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। डॉक्टर की जान लेने के बाद आशा का बदला पूरा हुआ और उसके दिल में लगी आग को ठंडक मिली। डॉक्टर को मारने के बाद आशा अपने माता पिता से मिलने के लिए गई। उसने अपने माता पिता के कमरे में जाकर उन्हें आवाज लगाई, माम, पापा। इतना सुनते ही उसके माता पिता नींद से उठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा, तू कहाँ चली गई थी? इतने दिनों तक तुम कहाँ थी? अपने माँ पापा से दूर कैसे रही? बेटा, अब तू आ गई है ना? अब तू कहीं नहीं जाएगी ना? पता है बेटा, तेरे जाने के बाद तेरे अस्पताल गए थे। तेरे सीनियर डॉक्टर ने तेरे बारे में क्या क्या अनाप शनाप बोला। बेटा, तू चुप क्यों है? कुछ बोलना।
माँ पापा को रोता देख आशा ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, पापा, वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि मैं किसी लड़के के साथ भाग गई हूं। मैं कहीं नहीं भागी थी। पापा, आप जानते हैं ना, मैं वैसी लड़की नहीं हूं। फिर आशा ने अपने माता पिता को अपने साथ हुए रेप के बारे में बताया कि कैसे उस सीनियर डॉक्टर अरुण, अजीत, नारंग और सुरेश ने मिलकर उसका रेप किया। फिर उसे मारकर दूर शहर से बाहर नदी में ले जाकर उसकी लाश को फेंक दिया। मुझे नहीं पता था माँ पापा कि उन पांचों की मेरी ऊपर बुरी नजर है, वरना मैं उस रात को नाइट ड्यूटी के लिए कभी नहीं मानती। फिर वो वहां से जाने लगी और जाते जाते आशा ने कहा, माँ पापा, मैंने अपनी मौत का बदला ले लिया है। उन पांचों को मारकर अब मेरा बदला पूरा हुआ। अब मैं चलती हूं। आशा के माता पिता यह सुनकर आशा से कहते हैं, हमें छोड़कर मत जाओ बेटी। उन्हें रोता देख आशा भी रोते रोते कहती है, माँ पापा, जाने का तो दिल मेरा भी नहीं कर रहा, पर मैं क्या करूं? मेरे जाने का वक्त हो गया है। मैं आप लोगों को सच्चाई बताने आई थी। मेरे जाने के बाद मुझे याद मत करना। आप लोग खुश रहना। इस जन्म में ना सही, लेकिन अगले जन्म में आपकी बेटी बनकर आपकी सेवा जरूर करूंगी। इतना कहकर आशा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसके माता पिता को गहरा दुख हुआ। उन्होंने अपनी बेटी के लिए आंसू बहाए। थोड़ी देर बाद जब वे रोने के बाद शांत हुए तो उन्होंने कहा, हमारी बेटी ने जो दर्द सहा था उसका बदला उसने ले लिया। ये कहकर वो दोनों थोड़ा खुश तो हुए, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी बेटी के जाने का गम भी था, जिसे वे आज तक भी नहीं भूला पाए हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन अब मैं आप सभी से यह बात कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी महिला या लड़की का शोषण या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की गलती न करें। यह केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि हमारी इंसानियत के खिलाफ भी है। महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, न केवल एक इंसान के रूप में, बल्कि एक समाज के सदस्य के रूप में भी। याद रखें, हर महिला और लड़की इस समाज का अहम हिस्सा है और उनका सम्मान करना हमारी संस्कृति और संस्कारों का हिस्सा है। आदर और सम्मान से ही एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम अपने कुछ प्यारे साथियों का नाम ले लेते हैं, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी। अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं तो सबसे पहले है मुस्कान हिमाचल प्रदेश से, चंद्रा शाही गुजरात से, राधेश्याम राव है गुजरात से, अफजल है बिहार से, दीपक है फरीदाबाद से, अमन है झारखंड से, मंगल है केरला से, महेश है मेघालय से और सबसे लास्ट में कमला है पंजाब से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वह कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तब तक के लिए अगर आपने मेरी जंगल की वेंडिगो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे लेफ्ट साइड क्लिक करके देखें, और अगर आपको ट्रक ड्राइवर की कहानी देखनी है तो राइट साइड क्लिक करें। मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपको अगली वीडियो में अपना नाम सुनना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा।